गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन। इसे मैं दो पार्ट्स में कंप्लीट कराऊंगा। आज कर रहे हैं पार्ट 1। तो सबसे पहले एक टर्म आती है, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और हिंदी में इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो ये चैप्टर मैं दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी फायदा होगा और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें भी फायदा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन कहते किसे, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो हमने आपको बता रखा है ऐसी कोई सी भी प्रक्रिया जिसमें कोई चीज किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर आप कागज को आग लगाते हो, आपने क्या लिया, कागज, आप इसे आग लगा रहे हो तो ये किसी और चीज में बदल जाएगा, राख में। तो पहले तो कागज था, आग लगने के बाद क्या बन गया, वो राख बन गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है। और इंग्लिश में कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब अगर देखा जाए तो आप ये भी तो सोच सकते हो कि आपने वाटर लिया, वाटर को फ्रीज किया और वो आइस बन गया। पानी लिया, पानी को जमाया तो वो क्या बन गया, बर्फ बन गया। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन का टाइप नहीं है, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन उसे ही कहते हैं जिसमें केमिकल चेंज होता है। और केमिकल चेंज क्या होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपके पास आइस आ गई तो आप इससे वाटर वापस बना सकते हो, हाँ। तो यानी कि वाटर से आइस जो कन्वर्जन है वो होता है फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हम दोबारा आइस से वाटर बना सकते हैं। अब आपके पास पेपर है और आपने पेपर को आग लगाया तो पेपर हमारा क्या बन जाएगा, राख। अब राख से दोबारा पेपर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो हम इसे क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। तो आपको समझ आया केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस केमिकल चेंज के थ्रू किसी नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अब। The process in which some form of substance changes into another form। मतलब आप पे कोई फॉर्म का कोई सब्सटेंस दिया होगा, वो क्या होगा, किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और याद रखना वो चेंज कौन सा होना चाहिए, केमिकल चेंज। अगर इसके एग्जांपल लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, डाइजेशन ऑफ फूड। क्या लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ पेपर। क्या लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या लिख सकते हो, मेकिंग ऑफ कर्ड। हिंदी में ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी, ओके, मैं हिंदी में लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा हिंदी लिखने में स्पेल राइटिंग बहुत बेकार है, तो मैं बोलूंगा हिंदी में क्या है परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी और पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के हिंदी में नाम लिखो तो खाने का पचना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना, मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना। क्योंकि अगर आप इनमें से कोई सा भी एक चेंज निकालो तो वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर आप मेकिंग ऑफ कर्ड लेते हो, मतलब
आपने दूध से दही जमा दी। अगर आपने दूध से दही जमा दी तो क्या वापस दही से दूध मिल सकता है? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। और ये एक चेंज है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? केमिकल प्रोसेस। ओके, केमिकल रिएक्शन। अब समझना है, मानो केमिकल रिएक्शन का एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में होता है, मेकिंग ऑफ टी, चाय का बनना। तो चाय जब बनती है तो हम क्या क्या डालते हैं? मिल्क, वाटर, शुगर, टी लीव्स और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, ठीक है ना। और हम इसे करते हैं हीट और हमें क्या मिल जाता है? टी। देखो, चाय बनाने का प्रोसेस सबका अलग होता है। आप चाहो तो इसके अलावा और भी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, लेकिन हमारा काम यहाँ पे ये नहीं है कि कौन बेहतरीन चाय बनाता है। हमारा काम यहाँ पे ये समझना है कि साइंस क्या कहती है। तो हमने देखा चाय बनाने को ये सब एलिमेंट डाला जाता है। तो अब एक चीज समझते हैं, मानो आप चाय बना रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा चाय बन गई? हमें पता चलेगा रंग से। जब चाय बनती है उसके रंग से हमें पता चलता है ना कि चाय बन चुकी है कि नहीं बनी। अच्छा, पहली बात तो ये, क्या ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप सब कहोगे हाँ, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमें चाय मिला उस चाय से वापस हमें ना तो दूध मिल सकता है, ना चीनी, ना चाय पत्ती, ना ये सब, है ना। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है, हमें ये समझ आ गया। लेकिन हमें ये समझ आया कि केमिकल रिएक्शन जब पूरी होती है या केमिकल रिएक्शन जब होती है तो हमें कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं, अब हमें ये देखना है, ठीक है। तो चेंजेस अकर इन केमिकल रिएक्शन, हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया के होने पर होने वाले बदलाव या परिवर्तन। तो क्या क्या बदलाव है, क्या क्या परिवर्तन है? पहला, चेंज इन कलर। क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है, अगर आप नोटिस करो तो दूसरा होता है चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। जैसे आपने एक रिएक्शन देखी होगी, अगर हम चूने को पानी में डालें तो हमने देखा है क्या होता है, पानी गर्म होने लगता है, पानी का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो जब हम चूने को पानी में डालते हैं तो वो भी एक टाइप का क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो उस केमिकल रिएक्शन का कैसे पता चलता है या उससे होने में क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर चेंज हो जाता है। आगे केमिकल रिएक्शन में एक और चीज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। क्या होता है? नई चीज बन जाती है। जैसे कि मैंने कागज जलाया, तो कागज जलाने के बाद जो मिलेगा वो मुझे राख मिलेगा, यानी कि एक नई चीज मिल गई। तो इसे कहते हैं न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कई लोग इसे कहते हैं चेंज इन स्टेट। तो लेकिन वो चेंज इन स्टेट तो हो सकता है, लेकिन वो स्टेट वाला चेंज इरिवर्सिबल हो, मतलब जो भी बन गया उससे वापस हमें वो चीज ना मिल सके जो हमने डाली थी या जिससे हमारी रिएक्शन हुई थी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है रासायनिक समीकरण, और इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। तो हम देखते हैं क्या होता है। अब मैंने आपको कहा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कोई परिवर्तन या कोई प्रक्रिया जिसमें कोई चीज किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाती है। और जब वो कन्वर्ट होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं? आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। ओके, चेंज वाले में एक और याद रखना है, स्मेल चेंज होता है, आउटडोर चेंज होता है। अगर जैसे कई केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपके सब्सटेंस में से स्मेल चेंज हो जाता है, ठीक। तो
अब आता है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो ये क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। अब मेरा जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, मैं उसे लिख के दिखाऊंगा रिप्रेजेंटेशन, किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में। उस चीज को हम कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन इंग्लिश में आसान है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ chemical reaction is known as chemical equation। और हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के तरीके को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। जैसे मैंने आपसे कहा भाई कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। जब तक मैंने वर्बली कहा कि यार कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब मैं इसे रिप्रेजेंट कर दूंगा C+O2 गिव CO2, तो ये रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो एक चीज समझते हैं। देखो अब आप ये भी सोच सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन का O की जगह मैंने O2 क्यों लिखा। मैंने O की जगह O2 इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन या तो डायटोमिक मतलब O2 में मिलता है, या फिर ट्राइएटॉमिक O3 में मिलता है। तो आपको ये सब चीजें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक O2 के फॉर्म में और एक O3 के फॉर्म में। इसे हम डाई ऑक्सीजन कहते हैं, और यही ऑक्सीजन गैस होता है जो हम इनहेल करते हैं, और इसे ओजोन कहते हैं। बता सकते हो बच्चों ओजोन का क्या काम है? ओजोन का काम है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाना। अब आपको मैं मान के चलता हूं बच्चों, ये भी पता होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन डिजीज हो सकती है। तो ऑक्सीजन के दो फॉर्म आपको पता होने चाहिए, एक O2 एक O3। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन को क्या कहा, O2। जब भी वो ऑक्सीजन गैस कहे या ऑक्सीजन कहे, तो आपको अंडरस्टूड, आपको अपने आप ही O2 लिखना है। अगर ओजोन है तो वो मेंशन करेगा कि वो ओजोन है। तो रासायनिक समीकरण समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रासायनिक समीकरण में कुछ कंडीशंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको बाइक चलाना आता है, आपने कहा हाँ मुझे आता है। तो बाइक चलाने के कुछ रूल्स हैं। क्या क्या रूल्स हैं? आपके पास बाइक के सारे कागज होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आपके सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, ये सब चीजें है ना। तो कंप्लीट फॉर्मेट तो वो है कि आप सारी बाइक के कागज प्लस अपना लाइसेंस और प्लस हेलमेट वगैरह पहन के चलो। वैसी केमिकल इक्वेशन तो इसे कहते हैं, लेकिन एक केमिकल इक्वेशन का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब है केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है। उस तरीके को लिखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। देखो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे क्या लिखा या मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया, फर्क ये पड़ेगा कि आपको वो चीज समझ आई या नहीं। तो मैंने कहा केमिकल इक्वेशन को लिखने का एक सही तरीका होता है, तो उस सही तरीके को हमने नाम दे दिया स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला पॉइंट, आपको मेंशन द स्टेट फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां पे अभिकर्मक और उत्पाद की अवस्था
लिखनी अवस्था दर्शानी जरूरी है। अभी अभिकर्मक और उत्पाद क्या होते हैं? तो जैसे एग्जांपल समझो, मैंने चाय का एग्जांपल लिया था, मैंने मिल्क डाला था, वाटर डाला था, शुगर डाला था, टी लीफ डाला था, तो हमें क्या मिल गया था? टी मिल गया था। तो इस तरफ जो भी चीजें हम डालते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और हिंदी में अभिकर्मक। और जो चीजें हमें मिलती है उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट, तो उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, मेंशन द कैटलिस्ट। हिंदी में कैटलिस्ट को कहते हैं उत्प्रेरक। तो क्या है? उत्प्रेरक बताना जरूरी है। उत्प्रेरक का मतलब समझते हैं। अब मैंने ये रिएक्शन लिया, देखो बहुत आसान चीजें हैं क्लास, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जो मैं समझा रहा हूं। मैंने ये रिएक्शन लिया, इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि आप दूध, चीनी, पानी सब डाल दो, लेकिन चाय जब तक नहीं बनेगी जब तक कि आप उसे गर्म नहीं करोगे, है ना। तो जो गर्मी हमने दिया, टेम्परेचर हमने दिया, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़नी हो तो वैसे तो 9th और 10th में आती नहीं है लिखने के लिए, लेकिन समझना हो तो क्या समझ सकते हो? कैटलिस्ट वो एलिमेंट्स होते हैं केमिकल रिएक्शन में, कैटलिस्ट वो एलिमेंट होते हैं केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि बिना हीट के तो चाय बनेगी नहीं, केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं। पार्ट नहीं ले रहे का मतलब यहां पे हमें हीट नहीं मिलेगा, है ना। जैसे एग्जांपल, बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। मैंने कागज को जलाया तो कागज जलने के बाद क्या बनेगा? राख। लेकिन कागज जला अपने आप थोड़ा ना, कागज को जलाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ी। वो एनर्जी किससे दी? मैंने फायर की फॉर्म में, चाहे माचिस से दी, चाहे किसी आग से दी। तो वो जो आग हमने दिया, जो हमने गर्मी दिया, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। अगर आप समझ सको तो एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, हिंदी में ज्वलन ताप। तो इग्निशन टेम्परेचर हर सब्सटेंस का वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे आके वो जलता है। तो ये इग्निशन टेम्परेचर के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, उस हीट को भी हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। तो हमने क्या सीखा कि आपको स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन लिखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो कुछ चीजें क्या है? पहली चीज कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज बताने हैं, अभिकर्मक और उत्पाद की अवस्था बतानी है। अवस्था का मतलब कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में, या फिर गैस में है। सेकेंड थिंग, मेंशन द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बताना जरूरी है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, क्योंकि जब तक ये बताओगे नहीं, माना आपने एक छोटे बच्चे को कहा भाई जाओ चाय बना लो, ये सब डाल दो, अब वो डाल दिया और आपके पास आया 1 घंटे बाद कि भैया या दीदी मैं सब डाल के तो बैठा हूँ चाय में, लेकिन चाय नहीं बन रही है, तो आपको उसे बताना तो पड़ेगा कि इसे गर्म करना है, इसे गैस के ऊपर रखना है। तो विदाउट कैटलिस्ट एनी रिएक्शन कैन नॉट कंप्लीट। ठीक है, ओके। अब देखो, अब जो केमिकल इक्वेशन आ गया, केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होता है अनबैलेंस्ड। हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो नाम से ही समझ आ रहा है, बैलेंस का मतलब कोई चीज बराबर होगी और अनबैलेंस का मतलब कोई चीज बराबर नहीं होगी। संतुलित मतलब समान, असंतुलित मतलब असमान।
जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखा C+O2 गिव CO2, ये हमारे रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। हिंदी में इन्हें कहेंगे अभिकर्मक और उन्हें कहेंगे उत्पाद। तो हमने क्या करना है, पहले इधर एलिमेंट लिख देना है, एक तो कार्बन आ रहा है और एक ऑक्सीजन आ रहा है। देखो आ तो ऑक्सीजन रहा है लेकिन वो डायटोमिक फॉर्म में आ रहा है, डायटोमिक का मतलब O2 की फॉर्म में आ रहा है। तो एलिमेंट का नाम लिखते हैं ना कि उसके फॉर्म का नाम, ठीक है। यहां लिख दो रिएक्टेंट और यहां लिख दो प्रोडक्ट। अब कार्बन की बात करते हैं। रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, 1, कुछ नहीं है तो एक ही है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना है, 2। प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, प्रोडक्ट में कार्बन कितना है, 1, कुछ नहीं है तो देखो ये 2O का है तो कार्बन कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है, 2। तो हमने क्या देखा, कार्बन और ऑक्सीजन के एटम बैलेंस है, मतलब रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने एटम है, रिएक्टेंट में जितने एटम है प्रोडक्ट में भी उतने एटम है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, देखो डेफिनेशन यहीं से याद रखना बच्चों कि कोई भी डेफिनेशंस अगर आप समझ लेते हो तो जिंदगी भर आपको डेफिनेशंस क्या रहेगी, याद रहेगी। और अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हो कि मुझे सिर्फ रटना है तो वो आज नहीं कल भूल जाओगे। तो देखो डेफिनेशन कैसे बनती है, द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन in which number of atoms on in reactant and product are same or we can say equal। तो डेफिनेशन बनाना कोई महान काम नहीं था, क्या था आसान काम, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम के नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। बहुत आसान, कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, ठीक। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या समान होती है। ये अणु यहाँ कितना है, 1, वहां भी कितना है, 1, यहाँ अणु कितने, 2, वहां भी कितने, 2। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बहुत आसान है। सपोज मैं इसी इक्वेशन को लिख देता C+O2 गिव CO। तो यहाँ देखो कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट में कार्बन 1 ऑक्सीजन 1। ये क्या हो गया, अनबैलेंस। क्या हो गया, तो इसे कहते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम डेफिनेशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी, डेफिनेशन बनेगी द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट और वी कैन से अनइक्वल। तो देखो डियर स्टूडेंट्स कितना आसान है हिंदी में भी लिखना कि एक ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या असमान होती है। तो ये रहा हमारे पास एग्जांपल कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 अणु है और वहां पे कितना है, 1। तो ये क्या हो गए, असमान। ओके क्लास, तो चलो हमारे पास अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अब हम पे अगला टॉपिक है कि अगर केमिकल रिएक्शन अनबैलेंस है, केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है, तो उसे हर बार बैलेंस करना पड़ता है। वी हैव टू डू, यानी कि जब भी आपके पास असंतुलित रासायनिक समीकरण आए तो हमें उसे संतुलित करना पड़ता है।
तो क्लास देखो, अगर मैं आपसे कह देता कि बच्चों उस जगह मत जाना या उस चीज को मत देखना, तो अब आपको जरूर उस चीज को देखने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही यही है कि वो एक जिज्ञासु प्राणी है, मतलब उसका मन करता है हर चीज को जानने का कि इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पढ़ाई में भी ऐसा ही करेंगे। तो मैंने कहा जब भी आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखेगा, मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण दिखेगा, तो आपको उसको क्या करना है? संतुलित करना है। तो पहला रीजन आपको आना चाहिए था वाई, कि हम क्यों करेंगे। तो उसकी वजह सुन लो। सपोज आपका एक फ्रेंड है, उसने कहा भाई मेरी मम्मी ने 1 किलोग्राम मिल्क डाला, 1 किलोग्राम शुगर डाला और 1 किलोग्राम राइस डाला और खीर बना दी 4 किलो। ठीक, तो आप क्या कहोगे कि सही कहा या गलत? तो आप झट से बोलोगे, फटाफट बोलोगे कि भाई तू बेवकूफ बना रहा हमें, क्योंकि यहाँ 3 किलो डाला तो 4 किलो सामान कैसे मिल सकता है? तो आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या बता दिया। आपने बता दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? ये कहता है इन एनी केमिकल रिएक्शन मास neither be created nor be destroyed, only it can transfer from one form to another। इसका मतलब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मास बनाया जाता है, ना ही कोई मास खत्म किया जाता है, बस उसका फॉर्म चेंज किया जाता है। एग्जांपल एक और देख लो। मान लो मेरे हाथ में जो मार्कर है ये प्लास्टिक से बना है, इस प्लास्टिक का मास सपोज 20 ग्राम है। अब मैं इस मार्कर को पिघला के, प्लास्टिक को मेल्ट करके इसका चाहे कुछ भी बना लूं, उसका मास कितना रहेगा? 20 ग्राम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, पता तो आपको था ये चीज, लेकिन आपको साइंस की टर्म में नहीं पता था। और अगर आपको पता हो कि साइंस क्या है, तो साइंस का नेचर और साइंस का मतलब यही है कि हमारे आसपास जितनी भी फिनोमिना हो रहे हैं उनका हम एक रीजन समझ सके, उनका कॉज समझ सके और उनका आंसर समझ सके। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो किसी बच्चे ने आपसे कहा कि बिजली चमकती है, दिखती पहले है, सुनाई बाद में देती है। तो ये तो फिनोमिना पहले से होता है ना। तो साइंस ने इसका आंसर दिया। क्या आंसर दिया? कि लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है, इसलिए लाइट पहले पहुंच जाता है और साउंड बाद में पहुंचता है। देखो साइंस का नेचर ही यही है। क्या नेचर है? कि हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उनके क्या देने हैं? आंसर देने हैं। तो मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताया। तो देखो एक चीज समझना। मान लो इसी का C + O2 गिव CO2, CO। यहाँ कार्बन 1 था, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। ऑक्सीजन 2 से कितना हो गया? 1। और हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में ना तो मास बनाया जा सकता है, क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब ना तो बना सकते हैं, और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना तो नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपने नष्ट कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन 2 से कितना कर दिया? 1। तो ये तो यूनिवर्सल लॉ है। ये यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या होता है? जो कभी गलत नहीं होते। तो यूनिवर्सल लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आपने इसको डिसऑबे कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया? गलत कर दिया। इसीलिए जब भी आपको ये अनबैलेंस इक्वेशन है ना, जब भी आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी तो आपको उसे हमेशा क्या करना है? बैलेंस करना है। हिंदी में जब भी आपको रासायनिक समीकरण असंतुलित दिखेगी तो आप उसको क्या करोगे? संतुलित। और हम क्यों संतुलित करेंगे? द्रव्यमान के संरक्षण नियम को लागू करने के लिए। द्रव्यमान का संरक्षण नियम इसे कहते हैं। द्रव्यमान का संरक्षण नियम क्या कहता है? द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहता है कि
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसमें ना तो द्रव्यमान बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान खत्म किया जा सकता है। बस द्रव्यमान को एक अवस्था से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ रखा है 10th क्लास की अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो आपको हर बार आंसर लिखना है टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान के संरक्षण नियम को लागू करने के लिए। और आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जितने नंबर का क्वेश्चन आए उतने नंबर मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज देखना है, अगर मानो 1 नंबर का क्वेश्चन आया, 1 नंबर मतलब 1 मार्क्स, तो आप सिंपली लिखोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन भी कर देना। अगर 3 नंबर का है तो आप एक्सप्लेन करने के बाद एग्जांपल भी लेट कर देना। यही तरीका होता है मार्क्स में, पेपर में मार्क्स अटेन करने का। ओके, नाउ अब आपके पास हमें समझ आ गया कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हिंदी में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हिंदी में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो अब एक चीज समझते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड को हमें समझना है, हमें उस मेथड को समझना है। और समझने के बाद आपके पास हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन जरूर आता है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको 2 तरीके से केमिकल इक्वेशन दी होगी। पहला सिंबल की फॉर्म में दिया होगा और दूसरा आपको वर्ड फॉर्मेट में दिया होगा। सिंबल फॉर्म का मतलब आपको सपोज ऐसे ही दे रखा है C+O2 गिव CO, ये सिंबल, कार्बन का सिंबल C, ऑक्सीजन का O2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO। वर्ड फॉर्मेट कह देगा व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद आयरन and give iron carbonate, iron carbonate and कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो उसने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन कार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके फॉर्मूले ना देके आपको इनके नाम दे रखे हैं। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, हमें केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्रिएट करना था, तो अब हमें इसके फॉर्मूले बनाने होंगे। तो देखो क्लास, हमें इसके पहले फॉर्मूले बनाने हैं, फिर चेक करना है कि वो बैलेंस है या अनबैलेंस, और अगर वो अनबैलेंस है तो हमें उसे क्या करना है, बैलेंस। और इस वाले केस में हमें इसे डायरेक्टली क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप खुद सोचो कौन सा आएगा। पेपर में हमेशा क्वेश्चन ये आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें आपकी 9th की नॉलेज भी चेक हो जाएगी और 10th की भी चेक हो जाएगी। तो क्लास, अगर आपको ये सब समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और जो बच्चा पढ़ने वाला है उसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो मुझे मोटिवेशन देगा और मैं और वीडियोस बना सकूंगा। मैंने पहले ही कहा था मैं 9th और 10th मैथ और साइंस के टॉपिक्स की वीडियो बनाऊंगा ताकि उससे आपको हेल्प मिल सके। और अब इसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।